अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम बात करने वाले हैं इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर। ये 4 वीडियोस की एक सीरीज होगी, जिसमें पहली वीडियो में, जो कि आज की वीडियो है, उसमें मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि इस्लामिक बैंकिंग जिस बुनियाद पर खड़ी है, क्या वो बुनियाद इस्लामी है कि नहीं। दूसरी वीडियो में भी एक बुनियाद ही डिस्कस होगी। तीसरी वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग जो कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है, जिसमें मुराबहा हो गया या इजारा हो गया, तो क्या वो शरीयत के मुतसादिम है या शरीयत उनकी इजाज़त देती है। और चौथी वीडियो में हम देखेंगे कि वो उलमा कराम जो कि इस्लामिक बैंक के प्रोपोनेंट हैं, वो क्या दलाइल देते हैं, और वो उलमा कराम जो कि इस्लामिक बैंक के प्रोपोनेंट नहीं बल्कि उसको अपोज करते हैं और कहते हैं कि शरीयत के मुतसादिम है ये कॉन्सेप्ट, उनके क्या दलाइल हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो इस तरह इंशाल्लाह ताला पूरी सीरीज मुकम्मल जब होगी तो इस्लामिक बैंकिंग के खदोखाल हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगे और हमें ये समझने में बहुत इंशाल्लाह ताला आसानी होगी कि क्या ये इस्लामिक बैंकिंग इस्लामी वाकई है या नहीं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामिक बैंकिंग के एक बुनियादी स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी ये वो फाउंडेशन है जिस पे कोई भी कन्वेंशनल बैंक हो या इस्लामिक बैंक खड़ा है। और इस कॉन्सेप्ट का नाम है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, जिसको शॉर्ट में हम FRB कहते हैं। अगर तो FRB ये इस्लाम के उसूलों के मुताबिक है और इस्लामिक बैंकिंग इस फाउंडेशन पे खड़ी है तो कोई मसला ही नहीं। लेकिन अगर ये FRB का कॉन्सेप्ट शरीयत के उसूलों के मुतसादिम है, ठीक है, और इस्लामिक बैंकिंग FRB को यूज कर रही है, तो ये कॉन्क्लूड करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि इस्लामिक बैंकिंग शरीयत के उसूलों के खिलाफ है। तो FRB समझने के लिए मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ, तो उससे आपको उसके बाद आपको वाज़ेह हो जाएगा कि FRB क्या चीज़ है। ठीक है, सपोज करें कि मैं एक बैंक खोलता हूँ और मेरे बैंक में एक जैद भाई हैं जो एक कॉन्ट्रैक्टर है और वो स्टोर्स बनाते हैं, दुकानें बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। वो एक कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जिनको अभी अभी $1 मिलियन का एक चेक मिला और उन्होंने देखा कि यार यासिर ने एक बैंक खोला है, तो क्यों ना मैं ये $1 मिलियन इनके बैंक में रखवा दूं। वो क्या करते हैं, वो $1 मिलियन मेरे बैंक में रखवा देते हैं। अब एक और भाई है अली, जो कि एक बहुत जबरदस्त शेफ हैं। वो सोचते हैं कि यार कराची में एक अच्छी सी बेकरी की कमी है, तो और मेरे पास ये स्किल्स है कि मैं अच्छे बेकरी के आइटम्स बना सकता हूँ, तो क्यों ना मैं एक बेकरी बनाऊं। अब अली भाई के पास पैसे तो होते ही नहीं है, और जब वो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं कि यार जैद भाई अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये बेकरी बना सकते हैं, तो वो जैद भाई से पूछते हैं यार मेरी बेकरी बनाने के कितने पैसे लोगे। जैद भाई उनको बताते हैं भाई मैं तो $1 मिलियन लूंगा। अली भाई कहते हैं कि यार $1 मिलियन के लिए मैं बैंक के पास जाता हूँ और उनसे बैंक से एक लोन लेता हूँ। वो मेरे पास आते हैं। अब चूंकि मेरे पास $1 मिलियन है, तो मैं उनको $1 मिलियन लोन दे देता हूँ। अली भाई वो $1 मिलियन लेकर पहुंच जाते हैं जैद के पास, जो कि कॉन्ट्रैक्टर है, और उनको वो $1 मिलियन दे देते हैं। अब जो जैद भाई हैं, चूंकि उनको फौरी तौर पर पूरे $1 मिलियन की जरूरत नहीं है, तो वो इनिशियली वो $1 मिलियन मेरे बैंक अकाउंट में रखवा देते हैं। तो अब अगर गौर किया जाए तो जैद भाई जो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके $2 मिलियन उनके हिसाब से मेरे बैंक में पड़े हैं। ठीक है, जबकि मेरे बैंक में एक्चुअली $1 मिलियन है। आगे चलते हैं। आगे क्या होता है कि अली भाई को कुछ दिनों बाद जैद भाई बताते हैं कि यार ये जो मेरा इनिशियल एस्टिमेट था ये मुनासिब नहीं था, बल्कि मुझे $1 मिलियन और चाहिए। अली भाई को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो आधा पैसा तो दे चुके हैं। तो वो बैंक के पास दोबारा आते हैं और $1 मिलियन की और रिक्वेस्ट करते हैं, और मैं भी फिजिबिलिटी देखकर उनको $1 मिलियन और दे देता हूँ। अब थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा ये कॉन्सेप्ट, लेकिन मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये एक्चुअल में ये काम हो रहा होता है। अब मैंने $1 मिलियन और दिया, वो $1 मिलियन अली ने दे दिया आगे जाके फिर जैद को। तो अब जैद ने फिर वो $1 मिलियन मेरे बैंक में जमा करा दिया। तो अब क्या हो रहा है कि ऑफिशियली जैद के $3 मिलियन मेरे बैंक अकाउंट में है, जबकि एक्चुअल मेरे बैंक में कैश कितना है, $1 मिलियन। मजे की बात यह है कि बैंक जितने भी हैं उन सबको ये लीगली उनके लिए अलाउड है कि वो ये वाला स्टेप अभी जो 3 बार हुआ है वो 7 बार और कर लें। यानी ये जब चक्कर इस तरह 7 बार अगर घूमेगा मुख्तलिफ तरीकों से, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है और ऐसा होता है कि बैंक के पास एक्चुअल सिर्फ $1 मिलियन की रकम कैश की सूरत में मौजूद हो, जबकि वो $10 मिलियन लोन दे चुके हों। और दोस्तों, इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि बैंक्स को सिर्फ जो भी उनका रिजर्व होता है उसका, यानी जो उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं, तो बैंक को ये लीगली उनको अलाउ किया जाता है कि वो सिर्फ एक फ्रैक्शन अपने पास रखें और बाकी सारा लोन कर दें। ये रिजर्व रेशियो जो होता है ये 10%, 5%, 20% हो सकता है। इस एग्जाम्पल में मैंने 10% इस रिजर्व रेशियो को लेकर आपको पूरी बात समझाई है।
तो बैंक्स क्या करते हैं कि 10% का जो उनके पास डिपॉजिट है वो अपने पास रखेंगे, बाकी 90% वो लोन कर सकते हैं। यानी वो हर $1 पे जो उनके पास बैंक में मौजूद है वो $9 का लोन दे सकते हैं। यही है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। इसकी डेफिनेशन मैं आपका अभी पढ़ के सुनाता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग असल में इसकी बुनियादी इस्तेलाह जो है इसके मायने क्या है। तो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग की डेफिनेशन ये है कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग इज अ फाइनेंशियल सिस्टम in which banks are required to keep only a fraction of their depositors' funds as reserves while using the majority of those deposits to make loans and investments. This practice allows banks to create money through lending, which can stimulate economic growth by increasing the availability of credit. जैसा कि आपने ये भी देखा कि एफआरबी का फायदा ये होता है कि इतना क्रेडिट होता नहीं जितना क्रेडिट क्रिएट हो जाता है, और यही इस डेफिनेशन का यहाँ पर इस डेफिनेशन में फायदा बताया जा रहा है। और ये डेफिनेशन जो मैंने ली है जर्नल ऑफ इंटीग्रेटेड साइंसेस वॉल्यूम 4 इशू 1 दिसंबर 2023 से। और ये फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग आप कहीं भी यूट्यूब पे या इंटरनेट से खुद भी देख सकते हैं। अब आते हैं इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। तो हमने देखा यहाँ पर कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में जो पैसा क्रिएट हुआ वो आउट ऑफ थिन एयर हुआ, यानी फ्रॉम नोवेयर वो क्रिएट हुआ। ठीक है, इस्लाम के अंदर सीधी सी बात है कि पैसा क्रिएट होने में कोई मसला नहीं, लेकिन पैसे के एवज यानी अगेंस्ट में दो चीजें को क्रिएट होना बहुत जरूरी है। यानी अगर मैं कोई एसेट बना रहा हूँ, लैपटॉप बना रहा हूँ और ये लैपटॉप मैं बेचता हूँ, मेरे पास पैसे आते हैं, तो मैंने पैसों जो लैपटॉप के एवज पैसे लिए, यानी पैसों से ये लैपटॉप एक क्रिएट हुआ। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मैं कहीं पढ़ाता हूं किसी स्कूल में, तो मैं कोई वैल्यू देता हूं, कोई एसेट क्रिएट नहीं करता बल्कि वैल्यू देता हूं जिसके नतीजे में मुझे एक अमाउंट मिलता है। तो इस्लाम ये कहता है कि जब भी पैसा क्रिएट होगा तो उसके मुनासबत से या तो कोई वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए या कोई एसेट क्रिएट होना चाहिए, जबकि इस एग्जाम्पल में हमने देखा ऐसा कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इस्लाम से किस कदर मुतसादिम है, क्योंकि ये रिबा से भी बहुत मिलता है। क्योंकि आप देखते हैं कि रिबा का कॉन्सेप्ट भी यही है कि मैंने 100 रुपए किसी को दिए और कुछ मुद्दत के बाद जब मुझे रिटर्न करेगा तो वो 110 रुपए करेगा। यानी ये जो 10 रुपए क्रिएट हुए ये आउट ऑफ नथिंग क्रिएट हुए, ना वैल्यू क्रिएट हुई ना एसेट क्रिएट हुआ। और यही पूरी चीज हमें नजर आती है क्रिएट हो रही है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में भी। तो हम समझ सकते हैं कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग इस्लाम के उसूलों के शरीयत के उसूलों से किस कदर मुतसादिम है। और चूंकि इस्लामिक बैंकिंग में यही सिस्टम यूज कर रहे होते हैं एफआरबी का मॉडल, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि इस्लामिक बैंक भी स्ट्रक्चरली अपनी फाउंडेशन बुनियाद से भी इस्लाम के उसूलों के मुतसादिम है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में सेकंड फाउंडेशन ऑफ बैंक्स यानी लिमिटेड लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।